अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा। नाजरीन, इलेक्शन का बरवक्त इनाकाद अभी तक सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, जबकि जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नामुमकिन हैं। जबकि IG पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से बताते हैं कि इस वक्त हालात सही नहीं हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो निशानात की तब्दीली है, क्या उस वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? आज हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा खेलदास कोहस्तानी साहब ने, और महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं महमूद मौलवी साहब से आगाज़ करूँगा। सर जी, आपका लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है IPP को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और हमें कोई इश्यूज़ नहीं आ रहा है। उसकी मैं तो कहूँगा कि किसी को भी इश्यूज़ नहीं आ रहे। एक आज जगह पे देखें, एक बड़ी पार्टियों को, जैसे मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी को पंजाब में आ रहा है और PMLN और MQM को में कराची को आ रहा है। क्योंकि हम एक छोटी पार्टी है तो हमें तो किसी तरफ से कोई जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहा। सही है। आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी इतलात आ रही हैं कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपके उम्मीदवारान से इंतखाबी निशानात उनको अलॉट नहीं किए गए। देखिए, हम अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड से बात आगे निकल गई है। अब तो 20-25 दिन इलेक्शन के अंदर है। हम तो अब ये इसका बात भी नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ पे कोई मसला होता है हम कानूनी तरीके से, मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, जहाँ पे कोई मसला आता है हम कानूनी तरीके से, अगर वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिका हो और वो लोग हमारी बात सुने तो हम उनके सामने रखते हैं, और अगर ना सुने तो हम हाई कोर्ट में जाके उधर से ले आते हैं। जिस तरह हमारे कुछ मेंबर्स को इन्होंने एरो का निशान नहीं दिया, और स्पेसिफिकली चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हल्के 1 to 7 में तो हमने ये मामला रखा। RO ने अगर कोई खराबी की तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए और हम चला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा से इलेक्शन के अंदर जितनी भी मुश्किलात हो हम इलेक्शन के अंदर रहते हैं। लेकिन जिस तरह अभी बात हुई, देखिए हमें तो सामना आएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर PMLN के वो जो एक मशहूर पटवारी अफसर हैं, जिन्हें इन्हें कहा जाता है कि ये पटवारियों के जरिए सियासत करते हैं, तो इनके अफसर भी वो पटवारी माइंडसेट है। वो पटवारी माइंडसेट तंग कर रहा है। हम उन्हें झील भी रहे हैं और हम उन्हें 50 साल से 40 साल से झील रहे हैं। हम उनके आदी हो गए क्योंकि हम पंजाब में मौजूद है। अब ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी को होने वाला, अब उसका मुकाबला पीपल्स पार्टी और PMLN, 2 बड़ी पार्टीज हैं, यानी तीर का मुकाबला शेर के साथ है। ये 2 बड़ी पार्टीज हैं और हमारे उम्मीदवार मौजूद हैं। अब हमारे तो पंजाब में हर निशिस्त के ऊपर उम्मीदवार मौजूद है। PMLN के सिंध के अंदर उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है। आपको यह पता होगा कि इनके हालात ये हैं कि इनके पार्टी सदर ने पहले फैसला किया कि कराची में इलेक्शन लड़ना है, फिर वहां से वो छोड़ के आ गए सीट, और वहां पे भी इन्होंने इत्तेहाद किया है कि 12-13 जमातों से। हम पूरे पाकिस्तान में अपने निशान पे और बगैर किसी इत्तेहाद के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पंजाब की हर सीट पे कैंडिडेट हैं, यानी शेर के मुकाबले पे तीर है, लेकिन सिंध में तीर के मुकाबले पे शेर नहीं है। वहां पे कोशिश करके 12-13 जमातों का एक मलगूबा बनाया गया है और वो भी काम नहीं दे पा रहा, और ये पहले भी 3 दफा बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर नेशनली देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। हम कोई एक सूबे की जमात नहीं है। हम बलूचिस्तान में भी कैंपेन कर रहे हैं, हम सिंध में भी कैंपेन कर रहे हैं, हम पंजाब में भी कैंपेन कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी कैंपेन कर रहे हैं। और पंजाब की पार्टी पंजाब में भी बड़ी लेट निकली है, और अभी भी इनके जिन्हें ये वजीर आजम बनाना चाहते हैं वो अभी भी रेस्ट मोड में है। वो तो निकल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या अवाम के लिए। तो वो आज भी लंदन में ही, तो वो लंदन में ही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड से आगे निकल के, हम कहते हैं कि इलेक्शन पे शकूक शुबात नहीं पैदा करने चाहिए। इन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए कि अपने PDM के सरबराह से कभी बयान दिलवाएं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, कभी अपने IG से ये दिलवाएं कि मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अवाम तैयार हैं इंतखाबात के लिए, ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए जिसकी हमें ज़रूरत है 8 फरवरी को। और मुल्क का निज़ाम जो रुका पड़ा है, आपकी असम्बलियाँ हो, आपका सेनेट हो, वज़ीर आज़म, एक मुंतखब सदर की जरूरत है। इस वक्त सदर भी जो है वो भी एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे मुल्तफाना इंतखाबात की जरूरत है।
ताकि हम आगे बढ़ें और अवाम के मसाइल हल करने का काम शुरू। खेलदास कोहतानी साहब, आपकी पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में कन्फ्यूजन पैदा कर रही है और आपके लीडर अभी तक अवाम के अंदर नहीं आए जो आपके मुमकिन वज़ीर आज़म है। देखिए, पहली बात यह कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार, एक तो इंतशार पार्टी है जो वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, सबसे दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और उसके चेयरमैन साहब हैं जो पहले दिन से इलेक्शन कमीशन पे, इस इलेक्शन के प्रोसेस पे बार बार पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे वो चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये एक सिंध की नहीं है पूरे, ये हैदराबाद के बाद की पार्टी है, कराची हैदराबाद के बाद जो सिंध है उसकी पार्टी है। और इनको, मेरे भाई को, बैरिस्टर साहब को बता दूं, हमने कराची के बाद कराची में भी और कराची के बाद भी हमारा GDA से और JUIF से इत्तेहाद है, और कराची में हमने हर हलके पे MP MNS कैंडिडेट खड़े किए हैं, JUIF और अवैस शाह नूरानी 232 में, उसके अलावा हमने हर हलके में, इंटीरियर में भी हमारी जो GDA से और JUIF से है, इस वक्त हमारे 26 MNA के कैंडिडेट है पूरे सिंध में और 53 हमारे MPS के कैंडिडेट है। तो ज़ाहिर है हमने इत्तेहाद, ये 15 साल से बनी हुई एक जो सिस्टम की हुकूमत है जिन्होंने अरबे खरब 22,000 अरब जो है हड़प किए हैं इस सिस्टम ने, और वो सिस्टम का मुकाबला एक मुस्लिम लीग नून जैसी जमात जो ना पैसे पे, ना पैसा लुटाने पे, ना करप्शन करने पे वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमने GDA, JUIF और हमने कोशिश की शहरी सतह पे MQM से, मगर वो हमारा इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो वो हम मुकाबला कर रहे हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड के या इस तरह की मुस्तनाज़ा, हमने जो भी, हमें पता है जो बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप आके कराची और हैदराबाद और बदीन में देखें किस तरह आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर थे आज DC बन गए, किस तरह आपकी इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीरों, मुशीरों, MPs MNS के साथ प्रोटोकॉल में आज भी चल रही है। जंगल का कानून सिंध में है, जंगल का कानून है सिंध में, और उस सूरत-ए-हाल के बावजूद भी ना हमने इलेक्शन कमीशन को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, मगर हमने कभी शोर नहीं मचाया, कभी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं और लाड़काना में भी इनको शिकस्त देंगे, लियारी में भी इनको हमारा इत्तेहाद जो है इनको शिकस्त देगा, कराची में भी इनका मुकाबला करेंगे। मटियारी में जो बशीर मेमन से ये खौफजदा है, एक चेयरमैन पार्टी का एक सूबाई सदर से इतना खौफजदा है जो हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बशीर मेमन का इज़हार करते हैं, कभी नारा लगाते हैं बशीर मेमन का। तो ये बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून सिंध की, जो बशीर मेमन साहब क़यादत में वो सिंध के सदर है, जो इनकी चीखो पुकार है। जो अभी मेरे भाई ने कहा कि कराची में लड़ना, कभी उसने ऐलान नहीं किया था कि मैं कराची में लड़ूंगा। वो मटियारी से उसका जन्मभूमि है, मटियारी से उसने पहले भी, उसका भाई ने 36,000 वोट इनके MP के कैंडिडेट। सर, इंतजामिया आपको सपोर्ट कर रही है पंजाब के अंदर। ये आमिर हसन साहब कह रहे हैं कि पटवारी माइंडसेट के जो ACDC हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है, पूरा एक सिस्टम आपको लेके आना चाह रहा है। मैं बता रहा हूँ पंजाब में क्या, KPK क्या, बलूचिस्तान, ये पार्टी सिर्फ सिंध के 23 ज़िले की पार्टी इन्होंने बचा दी है जरदारी साहब की मेहरबानी से। ये वो पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली नहीं है जो चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर वो जमात नहीं है। ये जमात 15 साल सिंध के सिस्टम चलाने वाली है। पंजाब का रहने वाला शख्स हो, KPK का बलूचिस्तान, वो कराची जब आते हैं तो या हैदराबाद जाते हैं या सिंध के बाकी जिलों में, उनको पता होता है कारकर्दगी इनके पास नहीं है। अगर हाँ, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है, PTI खत्म हो गई है, तो ये नवाज शरीफ के खिलाफ बिलावल भुट्टो साहब बयान जारी करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, इसका कद का इजाफा करना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ के नाम पे पहले भी लोग मुखालफत में अपनी सियासत बना रहे थे। इसी तरह बिलावल को लिए भी नवाज शरीफ साहब सूट करता है कि अवाम के पास उसको बताने के लिए कुछ नहीं है, इल्जाम लगा के या नवाज शरीफ का नाम दे के वो अपनी मकबूलियत बनाना चाहते हैं। इस तरह मकबूलियत नहीं बनेगी, मकबूलियत कारकर्दगी की बुनियाद पे बनेगी। बिलावल भुट्टो साहब को जवाब देना होगा कि आपने सिंध की अवाम को क्या दिया है, फिर आप जाके पंजाब की अवाम से वोट मांगे, फिर जाके आप KPK की अवाम से वोट मांगे।
जी सुनिए, इनकी जितना भी ये खेलदास साहब हालांकि बड़े धीमे आदमी हैं, लेकिन आजकल बस वो दिखाने के लिए अपनी कारकर्दगी तो फिर ऐसे बोलना पड़ता है। आजकल ये बशीर मेमन के असिस्टेंट बने हुए हैं। अच्छा। और उनकी कह रहे हैं हालांकि पुराने हैं। मैंने कोई बात तो सुनिए, मैं हमेशा आपका एहतराम करता हूँ। आप बात तो करने दें, बात तो जी करने दें। करें हालांकि मेरे भाई करें, बिल्कुल। बशीर मेमन तो सरकारी मुलाजिम थे। अगर आपको सरकारी मुलाजिम के जरिए पार्टी चलानी पड़ गई है तो आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के घर बैठे। ये आपका हाल है कि आपको एक अफसर पुराना लाना पड़ा है जो कि मुतासिब अफसर था हमारे खिलाफ, उसे आपका तो कोई नहीं रहा सिंध के अंदर। दूसरी बात, लेकिन जो गिला वो कर सकता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं या प्रॉब्लम है या अफसर हमारे जिसने कोई कैंडिडेट प्लेस किए हो ना, इन्होंने 15-20% भी कैंडिडेट नहीं रखे हैं। अभी ये कह रहे हैं हम लाड़काने में मुकाबला करेंगे, लियारी में मुकाबला करेंगे, किसके साथ? आपका शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आप मौलाना से सर उनका कभी अब ये इत्तेहाद वो ये जो इत्तेहाद है बस आप देख लीजिएगा, जो इनका इत्तेफाक फाउंड्री का हुआ वही इनके इत्तेहाद का भी होगा। तो बात ये है, अभी ये बात कर रहे थे कि ये कराची और हैदराबाद के बाहर की पार्टी हमें कह रहे थे कराची में किसकी मुकामी हुकूमत है और इनकी कितनी सीटें हैं, हमारे कितने MNAs हैं, इनके कितने थे। उसके बाद आज ये हैदराबाद में किसका बेयर है और इनके क्या वहाँ पे हैसियत है। कैंडिडेट तक तो इन्हें मिले नहीं है सिंध में कहीं पे भी। पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा मैं कराची से लड़ूंगा 249 से, और वहां से भाग गए और वहां पे इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को दे के सीट और अपनी जान छुड़ाई। हम तो मौजूद हैं भाई, पंजाब में हमारे चेयरमैन ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम किया। आज हमारे सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। बिलावल साहब 21 को बड़ा जलसा लाहौर में कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम तो जाती उम्रा तक जलसा कर रहे हैं। जाती उम्रा वाले किधर हैं? वो जो आपने एक हमें सर्कस का शेर दिखाया था मीनारे पाकिस्तान में, उसे पिंजरे में बंद किया हुआ है आपने। हालांकि सर्कस के शेर को पिंजरे की जरूरत नहीं होती। कोहिस्तानी साहब तो सर्कस का शेर कह रहे हैं आपके लीडर को। उसके दांत, मेरी बात सुन ले पहले प्लीज। तो मैं समझता हूँ इन्होंने फिर कहा इलेक्शन कमीशन को हम मुतनाज़ा नहीं बना। हमारी जितनी भी रिजर्वेशंस हो, मैंने पहले कहा मैं सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना देते ना तो इलेक्शन कमीशन तो मौजूद ही नजर ही नहीं आना था जो PTI ने उसका हाल किया है। हमारी वजह से उसकी साख बहाल है, इनकी कोशिश है। इन्होंने पहले देखिए अब एक बात सुन लें, इनकी वो जो चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा हैं उन्होंने कहा कि हमने निशान छीना है PTI से। अब बताओ तुम्हें कौन सा निशान चाहिए? ये आपने तकरीर सुन ली। तो इसी तरह ये चाहते हैं कि सोनिया हो जन गलियां दे विच मिर्जा यार फिर इनके मुकाबले मैं कोहिस्तानी साहब का जवाब, मुझे ब्रेक पे जाना है। आमिर हसन साहब ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, कोहिस्तानी साहब जवाब देंगे और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। IPP के रहनुमा महौलवी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सर्कस के शेर से तशबीह दी है कि वो सर्कस का शेर दिखाया गया था 21 अक्टूबर को और अभी तक वो आवाम के सामने नहीं आए और आम आवाम के लिए वो अभी भी लंदन में हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब देखें, बैरिस्टर आमिर भाई पॉलिटिकल वर्कर है, मैं उसकी हमेशा एहतराम करता हूँ। जो गुफ्तगू जो अल्फाज इसने चुनाव किया है, देखें ये लोग, मैंने कहा ना कि चेयरमैन बिलावल साहब, हम उसका भी एहतराम करते हैं। मैं सिर्फ उसका बता रहा हूँ, वो भी नवाज शरीफ उसकी तकरीर का मेवर अब नवाज शरीफ है। बिलावल साहब एक पॉलिटिकल पार्टी की जमात है, जमात के चेयरमैन है। मैं सिर्फ उसके लिए ये दुख का इजहार कर रहा हूँ कि उसकी पूरी सियासत नवाज शरीफ साहब से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। तो ये जो गुफ्तगू है बैरिस्टर साहब की, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने मरियम साहबा की तकरीर सुनी या शहबाज साहब की, उसने एक अल्फाज भी ना कभी बिलावल साहब का, ना आसिफ अली जरदारी साहब का, ना पीपल्स पार्टी का कोई नाम लिया, ना उन पे कोई तनकीद की है। तो हम हमारे उनकी तो सारी तकरीर शुरू इमरान खान से होती है और खत्म इमरान खान पे होती है। बड़े दिल से इनको दिया हुआ है कि आप आए पंजाब में भले इलेक्शन करें। हमने इस पे तनकीद नहीं की। हम समझते हैं कि हमारा जो मुकाबला पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को सिर्फ 22-23 जिलों में हमारा मुकाबला है, बाकी हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला है ही नहीं। हम इंशाल्लाह बिलावल साहब
बिलावल साहब ने पहले ही कह दिया कि वज़ीर आज़म चौथी बार बनने जा रहे हैं, तो ये गुफ्तगू करते रहे। मैं इस तरह की गुफ्तगू ना बिलावल साहब के लिए ना पीपल्स पार्टी के लिए, हम तनकीद सियासी करेंगे, पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ करेंगे, मगर इस तरह की गुफ्तगू अगर करेंगे तो 90 की सियासत में चले जाएंगे। वो सियासत हम दफन कर चुके हैं। मुझे भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना आता है। ये नफरतों की सियासत ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। जो पौने 4 साल जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उससे हमने जान छुड़ाई है। उसका जो अंजाम भी हुआ, उसने 9 मई तक उसने जो किया, ये तलखियां एक नई पार्टी भी वजूद में आई है सर, उनके उम्मीदवार जो हैं वज़ीर आज़म के, उनका अभी तक किसी को पता नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समझती है। कल ये हमारे गुण गाते थे, कल ये बिलावल भुट्टो साहब हमारी लीडरशिप के असेंबली के फ्लोर पे कहते थे, शहबाज साहब आप मेरे भी वजीर आजम हो, बिलावल साहब, शहबाज साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आजम शहबाज स्पीड से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, पानी दो। तो ये कॉल कल कर रहा था। तो ये पाकिस्तान की अवाम समझती है कि कल ये क्या था, और फिर इलेक्शन के बाद ये हमारे साथ बैठे होंगे। तो ये तामुल का मुजाहरा करें, इलेक्शन को इलेक्शन समझ कर करें। महमूद मौलवी साहब, आपकी पार्टी का कौन है उम्मीदवार वजीर आजम का, और आपका सीट एडजस्टमेंट चल रही थी नून लीग के साथ, कहां तक पहुंची? देखिए, सीट एडजस्टमेंट इंशाल्लाह तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा कैंडिडेट कौन है, देखिए कैंडिडेट जो है वो वक्त के ऊपर आएगा। और मेरे ख्याल से मैं इतनी देर से ये गुफ्तगू मेरे दोनों भाइयों का सुन रहा हूँ। अगर हम इसी रवैया को इस्तेमाल करते रहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर इस किस्म की तनकीद और पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर तनकीद, अगर ये इलेक्शन तक के इलेक्शन माइलेज लेने के लिए है और आवाम को मतलब राग़िब करने के लिए, तो चलो ये बहुत अच्छा है। मगर खुदा न खास्ता अगर ये इलेक्शन के बाद ये दोनों बड़ी पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने इस तरह की गुफ्तगू और इस लेवल पे चले जाएंगे कि इंतखाबात को जो जीतने वाला मानेगा नहीं, हारने वाला और जीतने वाला जो है उसको जो है लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और हम दस्ते गिरेबान, ये बड़ी पार्टीज अगर एक दूसरे के दस्ते गिरेबान इलेक्शन के बाद होंगे तो ये माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी जो है देखें, ये पीटीआई जो है एक जो है वही जो है इस इलेक्शन को इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्शियल बना रहा है। और अगर इलेक्शन के बाद दो बड़ी पार्टीज जो है इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाती है और दस्ते गिरेबान होती है, तो मैं आपको बताऊं, देखें ये हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस नहज तक चले जाएंगे तो फिर हम तीसरी कुव्वत को दावत देंगे। ये गलतियां हम ना करें। हमको आने वाली हुकूमत सबको नजर आ रही है। देखें, जो सीनियर लीडर्स हैं वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, उन्होंने क्या कहा, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, तो हम उनसे जो है सबक लें। वैसे मौलवी साहब, कौन सी हुकूमत आ रही है अगली? देखिए, आने वाली हुकूमत एक इलेक्टेड कोलिशन गवर्नमेंट होगी। उसकी जो है तायीद जो है आसिफ जरदारी साहब ने भी किया है। उन्होंने कहा कि जी कोई जो है पार्टी सिंगल मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ साहब की अगर आप गुफ्तगू को सुने तो वो भी यही कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी नहीं, मिल के चलना पड़ेगा। तो जब ये बड़े लीडर्स इस किस्म की अच्छी बातें कर रहे हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिल के चलना पड़ेगा, तो हम जो है इस किस्म की, मैं ख़ास तौर के 10 बात के गुजारिश करूँगा कि ये जो टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर हम ये ना करें तो मतलब दरख्वास्त मेरी बेहतर होगा। मगर कुछ लोगों को ये ना कि हो सकता है अगर आवाम को ये पसंद है तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ जो है मैं नहीं कहूँगा कि इस किस्म की गुफ्तगू होनी। लेकिन सर वो मानते हैं ना, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कर रहे हैं, हमने पहले भी मिलके हुकूमत की है, अपने केसेस मुआफ़ करवाए, अब इलेक्शन के बाद दोबारा मिलके हुकूमत बनाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। आमिर हसन साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखिए, एक तो महमूद मौलवी साहब हमेशा अच्छी बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त होते हैं और मैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात को मानता भी हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत चपकलिश सियासी होती है ये हिस्सा है सियासत का, इसमें कोई
दुश्मनियां नहीं है, हमारे आज भी ऐसे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल सकते हैं। बाकी इलेक्शन दुनिया भर में जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मुखालिफत होती है, प्रोग्राम पे होती है, गुफ्तगू होती है। इसका मतलब अब आज वो नहीं है सियासत जिसमें दुश्मनी हो, जलाओ गिराओ की बात हो, एक दूसरे को नाउज़बिल्ला काफिर कहने की बात हो या गद्दार कहने की बात हो। हमारी इंतखाबी मुहिम ने और पिछली इंतखाबी मुहिम ने भी ये देखा है कि गद्दार और काफिर तक हम उतरे हुए थे, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी ये एक हिस्सा है सियासत का और पॉलिटिकल वर्कर इसे समझते हैं। हम अपनी हदों को जानते हैं और हद से बाहर नहीं जाते हैं। हम आज भी अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो वो निशानों के अंदर कर रहे हैं। बल्ले के बगैर जो हुकूमत वजूद में आएगी वो कितनी मुस्तहकम होगी, और क्या इलेक्शन की रौनकें मध्यम होती दिखाई नहीं दे रही कि एक बड़ी पार्टी जो है उसका इंतखाबी निशान ही नहीं है? एज अ पॉलिटिकल वर्कर बताऊं तो लीगली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लीगली तो वो ठीक है, लेकिन उसके सियासी मुज़मरात बड़े होंगे। और मेरे ख्याल से अगर ये फैसला ना होता, इसकी सियासी मुज़मरात को देखा जाता तो फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए था और सबको हक देना चाहिए था कि वो इलेक्शन के अंदर आए। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी बातें की मेरे दोस्त जो हैं नून लीग वाले, ये पता नहीं क्यों नफरत लीग बन गए हैं इस वक्त। हर एक के खिलाफ नफरत है। फलां जज हमारी वजह से इस्तीफा दे रहा है, फलां जनरल को हम नहीं छोड़ेंगे, फलां सियासी क़यादत को हम नहीं छोड़ेंगे, अरे तुझे मैं पेट्रोल बम का दे दूं निशान। हम ये बातें नहीं कर रहे। इन्होंने कहा ना हम नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, मोहतरम है। हमने जब उन्हें ये सारी पार्टी छोड़ गई थी नून लीग वाली और इनके मिनिस्टर, तो हमने उन्हें साथ दे के तो सऊदीया से वापस लाए थे, सियासत में वापस लाए थे। जब वो मुशर्रफ के साथ डील करके सियासत से दस्तबरदार होकर चले गए, तो बीबी वाहिद सियासी शख्सियत थी जो सऊदीया में इन्हें मिली थी और इन्हें सियासत में। वैसे बैरिस्टर साहब अब उन्होंने वापसी पे कोई डील तो नहीं की? मैं यही बात करने जा रहा था। मैं जो बात कहना चाह रहा था, हमारी लड़ाई किसी से नहीं होती। हम देखें जब कोई बुरे हालात में होता है हम उसके खिलाफ नहीं बोलते। अच्छा। पिछली दफा मियां साहब बुरे हालात में थे, हमने इनके खिलाफ तकारीर नहीं की। ये जुल्म में थे, जेल में थे। आज अगर जो दूसरा फरीक है तो हम उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं जो लाडला बनता है, जो किसी इदारे की गोद में बैठना चाहता है। अच्छा। कल का जो मिर्जा था वो कह रहा था सोनिया ओजन गलियां दे विच मिर्जा याद पे रहे, वो मियां साहब को डिस्क्वालीफाई करवा रहा था। आज का जो लाडला है वो कह रहा है सारे डिस्क्वालीफाई करो, सारे जज निकालो। हम हमारे निशान तक छीने जा रहे हैं पंजाब में हमारे कैंडिडेट से, उन्हें आजाद उम्मीदवार बनाया जा रहा है बजाय इसके कि वो, और इवन बिलावल साहब के हल्के के अंदर ये हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम माइंडसेट के, हम किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, हम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, हम ये लाडला बनने की मेंटालिटी के खिलाफ है, हम ये जो डील करके इक्तदार में आने की मेंटालिटी है इसके खिलाफ है, और ये जो साजिश की जाती है इसलिए हमारे दोस्तों को बुरा लगता है। कल हम उस लाडले के खिलाफ थे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2017। आज जो 2024 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो कैंपेन नहीं कर रहा, जो अवाम में नहीं जा रहा, जो अवाम के सामने प्रोग्राम नहीं दे रहा, वो कह रहा है साडी तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल साहब मौजूद उम्मीदवार थे? किस चीज के लिए? बिलावल साहब तो है ना, बिलावल साहब तो नहीं, हम लाडला कभी भी नहीं। देखिए मैं आपको ओपन कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की देखिए हमारे हाथ में तो भाई खून आलूद सारी हमारी तारीख है। हमने लाडला क्यों बनना है? हमारी तो जद्दोजहद ये है, हम हमेशा कहते हैं कि इदारों का अपना काम है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, सियासतदान सियासत करें, इदारे अपना काम करें। अब ये खेलदास मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ कहा और शहबाज स्पीड कहा। बिल्कुल वजीर आजम, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे एक बात, हमने वजीर आजम बनाया था उन्हें, हम मानते हैं। ये जो शहबाज स्पीड की बात की थी बिलावल साहब ने, वो ये की थी कि आपने अपना नाम तो शहबाज स्पीड रखा हुआ है, अब आप वजीर आजम है तो ये स्पीड दिखाएं कराची के मसाइल हल करने के लिए। सिर्फ लाहौर में सरमाया ना लगाएं, कराची में भी फेडरल गवर्नमेंट अपना पैसा लगाए। उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि अगर आप शहबाज स्पीड हैं तो कराची के लोगों को अपनी स्पीड का यकीन दिलाएं। कोहिस्तानी साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि आपके लीडर जो हैं, जिनको उन्होंने पहले सर्कस का शेर कहा, कि वो जब भी पाकिस्तान में वापस आए डील करके आए, अभी भी वो लाडले हैं और लाडलेपन की वजह से आपको जो है वो मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है। और नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए मेरे भाई ने जो बात की ना कि हमने कहा था कि शहबाज स्पीड दिखाए और सिंध में भी इसी तरह स्पीड से काम करें, बिल्कुल मैं इसकी बात दुरुस्त मानता हूँ।
मगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि 15 साल से आपकी स्पीड कहाँ चली गई है काम की। 15 साल से आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, आप कराची की कहीं पानी देने के लिए भी आपने कोई मनसूबाबंदी 15 साल में नहीं की, पूरे सिंध में कोई आपने काम नहीं किया। तो फिर सिंध की आवाम को मौका दें कि हमारे PMLN को, GDA को, MQM को, बाकी जमातों को वो वोट दे, तो ऐसी हुकूमत आए जो हम उसको उसी स्पीड से शहबाज साहब काम करेंगे और वही हम वादा कर रहे हैं कि हम पंजाब जैसा सिंध को बनाएंगे। ये हमारा कहना है। जो बात इन्होंने कही कि डील करके नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब की 35-33 साल सियासी तारीख में आप निकाल लें, उन्होंने 8.5 साल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तीनों दफा वो जेल भी गए हैं। कोई डील नहीं की सर। 8.5 साल आप वो निकाल ले, आप उनके जेलों के वक्त निकाल दे, 8 साल से ज्यादा उनकी जलावतनी निकाल दे, तो उसको अगर आप डील कहते हैं, उसको जेल में डाला गया, उसकी बेटी को, उसके भाई शहबाज साहब अभी केस कैसे खत्म हो गए सर? को सालों में जेलों में रखा गया, खत्म हो गई, सारे केसेस खत्म हो गए सर। डील वो है जो 15 साल से सिंध में रहा है जय सिस्टम, ये है डील। जो चौथी दफा कोशिश कर रहे हैं कि हमें डील कहते हैं सिंध मिल जाए, खुदा रहा हमारे सिंध बच जाए, ये होती है डील। हमने डील नहीं की। अगर हम डील करते तो हमें जेलों में ना रखा जाता, हमें जलावतन नहीं किया जाता। हमें पता है कि किस किसने साजिश की है नवाज शरीफ के खिलाफ। आप लोग पनामा में जश्न मना रहे थे, फिर आपने आके हमारे साथ खड़े हो गए। डील इसको कहते हैं कि आप इक्तदार के खातिर आपने बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत कराई, जमहूरी हुकूमत, आपने हासिल बिजनजो जैसे सियासी रहनुमा को, जमहूरियत पसंद को शिकस्त दिलाई। ये होती है डील, ये होता है डील में इस्तेमाल होना। ये हमें पता है, तारीख साबित करेगी कौन इस डील का मोहरा बनाए, किसने इन हुकूमतों को गिराया है। ये वाकई तारीख साबित करेगी कि कौन मोहरा बना। सर कोहिस्तानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब भी, बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के हवाले से। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज क्यों किया, पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कितना संगीन हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि कल रात ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों के ऊपर हमला किया गया, 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ईरान की बैक के ऊपर रशिया और चाइना हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के हमलों को? इसी पर बात करेंगे। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि ईरान को ज़रूरत क्यों पेश आई पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? हालांकि कल मुलाकात हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और इवन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और यकीनन मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत दुख का, अफसोस का मामला है कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अनप्रोवोक्ड जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है ईरान की जानिब से। ये दोनों ममालिक के जो करीबी बरादराना ताल्लुकात थे उसकी स्पिरिट की भी नफ़ी करता है, और दोनों ममालिक के खैर सगाली की तारीख को एक बहुत बड़ा ईरान की जानिब से धचका पहुंचाया गया है। लेकिन जो इसके मकासद हैं, यूं नज़र आता है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो दाखिली सूरत हाल है और जो मशरिक़ वस्ता के जो मुहर्रिकात हैं उसका ईरान की जो नज़रियाती क़यादत है उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव मौजूद है, क्योंकि ईरान जिन तंजीमों की पुष्ट पनाही मशरिक़ वस्ता में कर रहा है, मैं समझता हूँ कि चूंकि ईरान उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, इसराइल और अमेरिका के हवाले से, मुखासमत के और इमदाद के हवाले से, तो यूँ लगता है कि ईरान के अंदर जो है जो क़दामत परस्त लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त ईरान की नज़रियाती क़यादत पे, जिसकी वजह से इन सफारती आदाब और तारीख को बालाए ताख रखते हुए IRGC जो कि डायरेक्टली ईरान की नज़रियाती क़यादत को जवाबदेह होते हैं, उनकी जानिब से ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना
और जारहियत का मुजाहरा किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सर, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है? फ़िलहाल तो सिवाय सफ़ीर अपना वापस बुलाने के और उनका निकालने के कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। देखिए, ये जो रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है, ये इब्तिदाई या इनिशियल रद्द-ए-अमल है और ये सिफारती सतह पे एक जिम्मेदार, बावकार, पुरएतमाद एटमी ताकत से यही तवक्को की जाती है कि वो फौरी तौर पर नी जर्क रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अलबत्ता वो तमाम ऑप्शंस को इस वक्त कंसिडर भी कर रहा है, उन पे गौर भी कर रहा है, लेकिन वो ईरान से ये तवक्को करता है कि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे नदामत का इजहार करे और इस बात का इयादा करे कि इस किस्म की जो जारियत है वो आइंदा कभी नहीं की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से यूं लगता है कि हमारी तवक्कुआत के खिलाफ ईरान की जानिब से अभी तक ऐसा इजहार नहीं किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि न सिर्फ अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए तेहरान से, बल्कि जो ईरानी सफ़ीर है वो भी दोबारा पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे और आला सतह पे जो हमारे रवाबित हैं उनको भी फ़िलहाल मुनक़ता किया जा रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिस्कस तो किया गया होगा? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होती है एक दिन पहले, इवन पाकिस्तान नेवी और ईरान मुश्तरका तौर पे अमली मशकें भी कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनकी मुलाकात हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसके फ़ौरन बाद से ये इस तरह से हमला, आपको नहीं लगता कि बताया गया होगा, डिस्कस किया गया होगा? मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी मालूमात हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ ईरान के वजीर खारजा की पाकिस्तान के अबूरी वजीर आजम से कल मुलाकात हुई, बल्कि ईरान के जो खुसूसी मंदूब हैं अफगानिस्तान के, उनकी पाकिस्तान के अबूरी वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई और मेरी मालूमात के मुताबिक इस किस्म की कोई बात दोनों मुलाकातों में नहीं की गई जिससे ये इंदिया मिले कि ईरान जो है वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है, बल्कि जो तमाम दोनों मुलाकातों का जो असल मौजू था वो अफगानिस्तान की सलामती, इलाकाई सलामती और बाहमी रवाबित को और खैर सगाली के जो माशी रवाबित हैं उनको फ़रोग देने के इक़दामात पे गौर किया गया, जो कि मज़ीद हमारे लिए तशवीश का और दुख का बायस है कि ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल है और इससे यूं लगता है कि ईरान के अंदर जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं उनके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से इतनी गैर जिम्मेदाराना और अनप्रोवोक्ड जो है वो जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, जिसके नतीजे में 2 बच्चियां जो हैं वो भी शहीद हुई हैं और मैं समझता हूं कि हमारी तारीख जो खैर सगाली की और दोस्ताना रवासिम की है उससे बालातर होते हुए मैं समझता हूं एक सर, आखिरी सवाल ये कि क्या ये इस तनाजुर में हमला तो नहीं किया गया कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर और गजा इसराइल जंग के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल है, कि पाकिस्तान क्यों अमन चाहता है, पाकिस्तान ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गैर मोहतात और एक गैर संजीदा तर्ज अमल है जो कि एक जिम्मेदार रियासत के से एक्सपेक्टेड नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को बुलाया है और ईरान का सफ़ीर जो है वो वापस अपने मुल्क में रहेगा। हम जो ताल्लुकात को शायद डाउनग्रेड करें और साथ ही साथ हम दोनों ममालिक के जो रवासिम हैं उनको रिव्यू करेंगे और इस अफसोसनाक सूरत हाल के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो जवाबी कार्रवाई है उसका हक भी महफूज रखता है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के पास वो हक महफूज है, पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब दे सकता है और इसके मुमकिना तौर पे संगीन नताइज हो सकते हैं। जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई है और विदाउट नोवेयर
ऐसे ही बग़ैर किसी वजूहात के पाकिस्तान की कौमी सलामती को चैलेंज किया गया है, इसके यकीनी तौर पे बहुत संगीन नताइज भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया और उनके सफ़ीर को भी वापस भेज दिया उनके मुल्क के अंदर। मज़ीद पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, ख़तरात क्या होंगे इस मिडल ईस्ट की जंग, क्या ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आएगी? इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो के अंदर। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।